अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में अवाम से अवाम तक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज जो खुशी का इजहार है वो उस खुशी का इजहार की एक वजह है, और वो वजह ये है कि आज हमने कुछ मनाजिर देखे आज के नेशनल असेंबली के सेशन में, और इंतहाई खुशगवार मनाजिर, इंतहाई मिसाली ताउन, और इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आगे वाले मराइल भी इसी तरह से नेशनल असेंबली के तय हो, दीगर जो मामलात हैं वो भी इसी तरह से तय हो। जब हमने ये देखा कि PMLN की जो MNA थी महनाज अकबर अजीज साहिबा, उन्होंने एक बिल पेश किया असेंबली में, और वो था कि बच्चों पे कैपिटल यानी इस्लामाबाद में बच्चों के पर जिस्मानी तशद्दुद के खिलाफ, और उसको जिस तरह से एक छोटी सी तरमीम के बाद जो कि श्री मज़ारी साहिबा की तरफ से आई, पूरे हॉल ने, पूरी असेंबली ने उसको इत्तेफाक राय से उसको मंजूर कराया। तो ये जो हारमनी थी, ये जो आज हमने देखा, ये बड़ा खुश आइन था, और ये दुआ भी है और ये उम्मीद भी है कि दीगर मामला ऐसे चलेंगे। बाकी रह गया सेनेट का इलेक्शन, उसकी जो सदारती रेफरेंस थे उसकी आज भी समाअत हुई, और ये अंदिया दिया गया है कि अगले 1 से 2 दिन में इस केस को निपटा दिया जाएगा, क्योंकि सेनेट इलेक्शन बहुत करीब आ चुके हैं। एक दफा फिर चीफ जस्टिस साहब ये पूछ रहे थे कि कोई ऐसा तरीका हो कि सीक्रेसी भी बरकरार रहे, और उसके साथ साथ अगर पता चलाना हो पार्टी के हेड्स को या जिसको, तो वो पता भी चलाया जा सके, जिसकी पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा खुलकर मुखालफत करती नजर आई। उसकी वजूहत भी जान लेंगे। बाकी रह गया NA-75। PMLN ने कहा कि जी 23 पे दोबारा पोलिंग करा दें। वज़ीर आज़म ने कहा जी दोबारा करा लेते हैं, उन्होंने कहा नहीं दोबारा नहीं, अब पूरे पे करा दें। तो बहरहाल ये मामला भी अब इलेक्शन कमीशन में है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जो शख्सियात हमें ज्वाइन कर रही है, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, स्पेशल असिस्टेंट टू CM पंजाब फॉर इंफॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ नाज बलोच साहबा मौजूद हैं, MNA है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अस्सलाम वालेकुम नाज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। सेनेटर सरफराज बुगटी साहब थोड़ा कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, उम्मीद है। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं जरा आपसे इस बात का आगाज कर लेती हूँ, ऑल्दो कि इस वक्त हमारे साथ नून लीग मौजूद नहीं है, तो मैं डस्का वाला जरा बाद में अगर उनको हम ले सके तो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगी। आपको लगता है कि ये जो सेनेट का इलेक्शन, जिस कुछ लोगों का कहना है, मैं नहीं मानती और मैं कहना नहीं चाहती, बट स्टिल लोग कह रहे हैं कि ये भी डिस्का इलेक्शन की तरह मुतनाज़ा होता जा रहा है, क्योंकि हुकूमत ये चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट अपनी चीज, इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं, जमातें इसकी मुखालफत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। देखें, आपने पार्लियामेंट के अंदर एक हारमनी की बात की, मफाहमती अमल की बात की, और एक ऐसी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट फंक्शनल हो, ऑपरेशनल हो, इफ़ेक्टिव हो, उनके राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करे, और इस पार्लियामेंट से जो आवाज़ निकले वो इतनी मौसर हो कि वो उनके दुखों के मदावे का बायस बने। तो ये जो लेजिस्लेशन है, आज चूँकि प्राइवेट मेंबर डे था, और प्राइवेट मेंबर डे के बिल्स जो हैं वो जिस तरह अफाम व तफहीम से हुकूमत और अपोजिशन ने हैंडल किए हैं, यकीनन ये दोनों तरफ से जेस्चर है, और इस मफाहमती अमल को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो अपोजिशन से हैं या हुकूमत से हैं, वो पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों के परस्तार बन के यहाँ बैठे हैं, और अगर वो इफेक्टिवली अपना रोल अदा नहीं करते, तो पार्लियामेंट डिलीवर नहीं करती, तो ये एक बहुत बड़ी नाउमीदी और मायूसी होगी उस जमहूरी सिस्टम से जो अवाम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। दूसरी चीज़ जो है वो आपने बात की है सेनेट इलेक्शन की। देखिए, सेनेट ईवान बाला है, और ये एक चारों वफाक की इकाइयों को यकजा करने का फोरम बनाया गया, और तमाम सूबों के अंदर जो आबादी के लिहाज से कोई छोटा सूबा है, कोई बड़ा सूबा है, किसी का जोग्राफिया बड़ा है, किसी का कम है, तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन और अम्ब्रेला जो चारों सूबों के बसने वालों के लिए एक ऐसी छतरी बने जिसके नीचे जो है उनके आइनी और कानूनी हकूक़ जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सेनेट के इस अदारे के तक़द्दुस को बहाल रखने के लिए, इसकी जो अवाम की इसके साथ जुड़ी तवक्कुआत हैं उनको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए यह अच्छा ज़रूरी है कि जो मेंबरान उस ऐवान में पहुँचे उनको चारों सूबों से जब मुंतखब करके एक यूनानिमसली एक कौम की
शक्ल देते हुए ये इदारा ऑपरेशनल और फंक्शनल हो तो उसमें कंट्रावर्सीज ना हो, वो वफाक की आवाज़ बने और वफाक जो है वो चारों सूबों को अपने साथ ताकत के तौर पे अंगेज करे। जहाँ कंट्रावर्सीज आएंगी वहाँ इस अदारे का रोल जो है कंट्रावर्शियल हो जाएगा। और जब उसका सिलेक्शन का पहला स्टेप जो है अगर वो कंट्रावर्सी से शुरू होता है, वहाँ पे मुतनाज़ा जो कंडक्ट है उसके तहत मुंतखब हो के आने वाले जो मेंबरान हैं उनकी अपनी जो साख है वो मजरू होती है। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि इस पे कंसेंसस हो, ये ज़रूरी है कि इस जो हमारा तरीक़ाकार है बैलेटिंग का और मौजूद सेनेटर हजरात को मुंतखब करने का, उस पे अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे हों। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये एक लामहदूद बहस है, ला हासिल बहस है जिसका कोई मकसद नहीं होगा और अल्टीमेटली बहुत सारे मसाइल में उलझा हुआ हमारा पाकिस्तानी जो है एक नई बहस में उलझ जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के पास चूंकि ये मसला ज़ेरे बहस है से भी तो बात मैं कर लूं उम्मीद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से मैं नाज बलोच साहब से बात करूं। आइडियली तो सिचुएशन यही है कि कंसेंसस डेवलप हो, आप लोग भी एक पेज पर हो, गवर्नमेंट भी एक पेज पर हो और इत्तेफाक राय के साथ एक अच्छे मॉल में, जिस मॉल की मैंने आज एग्जांपल भी दी, ऑल्दो कि उससे पहले भी एक एपिसोड हुई थी, मैं उसको अभी नहीं डालना चाहती बीच में, तो क्या हर्डल्स क्या हैं, मसले मसाइल क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, आज की जो आप बिल की बात करें, प्राइवेट मेंबर डे पे जो बिल महनाज अकबर अजीज साहिबा लेकर आई, PMLN की रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो मेंबर हैं, उन्होंने काफ़ी अरसे से ये बिल जो है ये इल्तवा का शिकार था क्योंकि इसके ऊपर हुकूमत जो है वो तैयार नहीं होती थी और बार बार इसको डिफर किया जा रहा था। लेकिन बिलाखिर जो है सिविल सोसाइटी का भी एक बड़ा अच्छा किरदार होता है और हमने देखा कि इस पर्टिकुलर मामले में शहजाद रॉय साहब को जो है उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने पर्सनली इस चीज़ को, ये एक ऐसा आम इशू है, कॉमन इशू है और बच्चे अफेक्टेड हैं इस मामले से। हम देखते हैं कि बच्चों को तशद्दुद करके बल्कि ऐसा भी केसेस आए हैं कि बच्चों की जानें चली गई हैं। तो ये चीज़ें जो है ये माशरे के अंदर इन चीज़ों की इस्लाह के लिए सख्त कानून साजी की ज़रूरत है और जब कानून साजी होती है उसमें जो है ये कवानीन जो है ये आड़े आ जाते हैं सियासत के। और यही रीज़न है कि महनाज अकबर अजीज़ का जो ये बिल है ये काफ़ी अरसे से इल्तवा में था, बावजूद इसके कि कमिटीज़ जो है उसके अंदर इसके ऊपर सब राजी थे। लेकिन शहजाद रॉय साहब ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, वो स्पीकर साहब के पास गए और उनके ज़ाती तौर पर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस बिल को इल्तवा में ना लिया जाए, इसको आगे इसको परसू किया जाए। फिर मेंबर की जो जिद्दोजहद थी, बल आखिर आज ये बिल जिस तरह पास हुआ है, हम समझते हैं कि यही तरीक़ेकार है। प्राइवेट मेंबर डे पे बिल्स पे बहुत ज़्यादा काम होता है और जब वो बिल एक पेश होते हैं, उनकी जब बारी आती है, फिर उसको डिफ़र करके मकसद जो है उसका वो फौत हो जाता है। तो ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन देखिए, जब बात आती है ऐसे बड़े इशूज़ की और जिन इशूज़ के ऊपर आप इशारा करें, सेनेट इलेक्शंस के ऊपर और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, चार्टर ऑफ इकॉनमी की, इन चीज़ों के ऊपर जब डे 1 से बात हो रही थी पार्लियामेंट में, लेकिन देखिए हमने देखा नादिया कि रवैये बहुत गलत हैं। गैर पार्लिमानी तरीके कार इख्तियार किया जाता है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को यहाँ पे बुलडोज किया जाता रहा। इजलास ना बुला के, जब रिक्वेजिशन पे इजलास आप बुलाते हैं तो वो इजलास का जो हम तमाशा जाके अंदर देखते हैं कि जो कुछ हो रहा होता है वहाँ पे 1.5 घंटे एक वजीर साहब को फ्लोर दे दिया जाता है और वो पूरे 1.5 घंटे में सिर्फ ये कहते हैं कि वो चोर, ये डाकू, ये डकैत। और उसके बाद अगर ऐसा माहौल पैदा करके आप कहेंगे जी आए कानून साजी करें, तो आप मुझे बताएं कि कौन आपके साथ बैठने को तैयार होगा। पीपल्स पार्टी की 2008 में हुकूमत थी और सबसे ज्यादा कानून साजी पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुई। 18वीं तरमीम जैसे अमेंडमेंट्स भी कंसेंसस डेवलप करके, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा तो खुद उस वक्त पीपल्स पार्टी में थी, वो जानती होंगी इस बात को। और इस चीज को मैं नहीं थी, वो थी, लेकिन उनको ये चीज वो भी एडमिट करना चाहिए और मुझे यकीन है कि वो इस चीज को एडमिट करेंगी कि पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा लेजिस्लेशन की। 18वीं तरमीम जैसे तरामीम जो है, बावजूद इसके कि मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज में लाके कंसेंसस डेवलप करके आप लेकर आते हैं और यही जमहूरियत के तरीके कार है। सोलो फ्लाइट नहीं चलती जमहूरियत के अंदर। तो मैं समझती हूँ कि जो चीजें ओवर स्ट्रोक ऑफ पेन, आप एक पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है उस दौरान इस तरह से हो, लेकिन बात यह है कि आइडियल सिचुएशन यही होनी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं होती। मैं दूसरे मामले पर आ जाती हूँ। जब मैं पार्लियामेंट में आज एक मुफाहमत की और एक अच्छी फिजा की बात करी थी, तो मैं इस पे बात उस वक्त करना नहीं चाह रही थी अपने इंट्रो में। अब मैं बात करती हूँ सिंध में जो अपोजिशन लीडर हैं हलीम आदिल शेख साहब, उनकी गिरफ्तारी अमल में आई।
क्या बैकग्राउंड था, क्या रीजन था, वो हमारे और आपके सामने है। उन पे कहा गया कि जी आप वो जो थे उस हल्के में इलेक्शन हो रहा था, वो वहाँ पे मुसल्लह अफराद को या अपने गार्ड्स को असले के साथ लेके गए, फला फला उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। एक तो अपोजिशन लीडर, लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल थी वो उससे कहीं ज्यादा वर्स थी। मुझे इस पे आप जरा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, मुझे इस पे अपने तहफुजात से आगाह कीजिए कि आप लोगों के, आपसे मुराद पीटीआई के तहफुजात उनकी गिरफ्तारी को लेकर है या गिरफ्तारी के बाद होने वाले सुलूक को लेकर है? देखिए नादिया, पंजाब और पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ ज़िमनी हलकों में इलेक्शन हुए हैं। सिंध के अंदर भी हुए हैं और KPK में भी हुए हैं, पंजाब में भी हुए हैं। आपने देखा कि सिंध के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन थे वहाँ पे मुखालिफिन के साथ क्या हुआ, वहाँ मुखालिफिन को वो लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं दी गई। उनके साथ एक इंतज़ामी सतह पे जिस तरह का सलूक हुआ, और हलीम आदिल शेख साहब जो है उस रवैये का ना सिर्फ शिकार हुए बल्कि आज तक जेल में उनको जिस तरह से इस्तेहसाल करके उनके तमाम वो बुनियादी हकूक़ उनसे छीने गए हैं, तो हम उस पर पुरजोर एहतजाज करते हैं। पीपल्स पार्टी जो हमेशा जमहूरी रवायात की अमीन होने की दावेदार थी, पीपल्स पार्टी जिसने हमेशा जमहूरियत का राग लापा है, और पीपल्स पार्टी जिसने हमेशा जमहूरी रवैयों को प्रमोट करने की बात की है, ये कैसा जमहूरी रवैया है कि जिसके अंदर जो आपका अपोजिशन का MP है वो इलेक्शन के दौरान अगर उस हल्के में जाता है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है। होता ये है, ये आपने देखा कि एक रवैया वहाँ था और एक रवैया पंजाब में था कि जहाँ राना सनाउल्लाह जत्थे लेके पूरे के पूरे पंजाब से हर क्रिमिनल को इकट्ठा करके डस्के के इलेक्शन में आता है, तो वहाँ पे ना आर ओ ट्रस्ट से मस होता है और ना हुकूमती सतह पे हम कोई ऐसा कदम उठाते हैं कि हम उसको गिरफ्तार करें, उसको हम हल्के से बदर करें, या हम अल्टीमेटली कोई ऐसी फ़ज़ा बनाएं कि जिसके तहत जो है वहाँ पे मुखालिफिन को कुचलने का कोई पैगाम जाए। अब हलीम आदिल शेख साहब की बेटी से मैं कल जियो पे जो उनकी गुफ्तगू सुन रही थी तो मुझे दुख हुआ ये जान के कि सियासी मुखालफत को जब आप सियासी इंतकाम के साथ जोड़ देते हैं, और सियासी मुखालफत कोई ज़ात की नहीं होती, नज़रियात की मुखालफत होती है, तो जब आप उसको एक दुश्मनी के रंग में बदल के उसको ज़ाती बनाते हैं और फिर उसको निशान इबरत बनाने के लिए वही पुलिस जो सिंध के अंदर जिसको रूल ऑफ लॉ के तहत चलना है, वो चीफ मिनिस्टर सिंध की आलाकार बन जाए और वो थाने और कचहरियों का सहारा लेके अपोजिशन को दीवार से लगाए, और अल्टीमेटली एक ऐसे MPA को जो PTI का वहाँ का सिंध का सदर भी है, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए वो 6 हथकंडे इस्तेमाल करे, और ये किसी जगह भी जमहूरी मुआशरे में इन तमाम चीजों का जवाब नाज बलोच साहिबा बेहतर अंदाज में दे देंगी। इसकी इजाजत देता है। नाज बलोच साहिबा, सियासी मुखालफिन को आप सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, क्योंकि बात ये नहीं है कि सिर्फ आपने गिरफ्तारी की, एक तो आपने गिरफ्तारी की, अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी की, और उसके बाद जो उनकी शिकायतें सामने आई, कभी उन पे सांप छोड़ा गया, कभी 50 लोगों ने उन पे हमला किया। मुझे तो हंसी आ रही है, क्योंकि देखिए बात यह है डॉक्टर साहिबा जो है खुद उनका ताल्लुक कराची से, सिंध से नहीं है, उनको ज़्यादा सिंध के अपने पार्टी के लोगों के बारे में मालूमात नहीं है, इसलिए वो बहुत आसानी से यहाँ पे जो बात कर रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो डस्का की कहानी बता रही हैं, जहाँ 20 प्रिजाइडिंग अफसरान जो है वो गायब हो गए थे और कहीं धुंध की वजह से उनके मोबाइल फोन बंद हो गए थे। को भी हमने गिरफ्तार, लेकिन मैं अपनी बात कर लूं डॉक्टर साहिबा, आपने अपनी बारी बात कर ली, किसी ने पकड़ के अंदर नहीं किया, अपनी बारी बात कर ली, जवेद लतीफ को, आसन इकबाल को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। आपकी बारी में नहीं बोली ना, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है गौर से। अच्छा, ऐसा जहाँ तक राना सनाउल्लाह साहब का है, वो तो सारे मीडिया पहुंच गया था, वहाँ पे पुलिस आ चुकी थी, वहाँ पे मेरा ख्याल है जो टीवी में हम देख रहे थे जो मामला थे। बहरहाल बात यह कि महमूद रशीद साहब वजीर होके वहाँ पे धंधनाते पंजाब में फिर रहे थे, उनकी भी लोगों ने वीडियोस बनाई हैं कि वो वहाँ पे क्या कर रहे थे हल्के में, और बाद में वो खुद जो है वो नजरें छुपाते हुए निकल के चले गए। बात यह है नादिया, आप जिनकी तरफ इशारा कर रही है ना,
एक सिटिंग ऑपोजिशन लीडर हैं, एमपीए हैं, इलेक्शन कमीशन मना कर रहा है कि आप जो है वो ना, आपका ताल्लुक वास्ता नहीं उस हलके से, ना आप वहां के वोटर हैं, ना वहां का आपका वोट रजिस्टर्ड है, आप वहां पे जाके असरअंदाज हो रहे हैं। पोलिंग स्टेशनों के बाहर जो है वो दंदनाते असले की जोर के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड बदमाशियों के साथ असला लेके ओपन उनकी अपनी गाड़ी पे भी फायरिंग हुई थी। ओपन फायरिंग तो उन्हीं के अपने लोग फायरिंग कर रहे थे, उनकी किसी अपनी की गाड़ी पे उन्हीं के लोग ओपन फायर जब कर रहे थे तो कोई गोली लग गई होगी ना इनकी गाड़ी के किसी शीशे के ऊपर। जिस किस्म के इनके मामलात हैं और जिस किस्म की ड्रामेबाजियां ये करते आए हैं सबको पता अच्छा। है। ठीक है, फिर आप देखेंगे उसके बाद ये कि एक तस्वीर में बैठे हैं, हाथ में हल्की सी खराश है, दूसरी तस्वीर में पूरे हाथ में पट्टी बांध के बैठे। ये जो ड्रामेटाइज करना होता है ना, ये सियासत में इस किस्म की चीजें ड्रामेटाइज में बात करेंगे तो बात बड़ी दूर तक चली जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपने जराइम की फहरिस्त बताई है, अच्छा बल्कि मैं आपको इलेक्शन कमीशन, मुझे एक बात करने दे, इलेक्शन कमीशन ने मना किया ना उनको। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप इलाके के अंदर असरअंदाज होना छोड़ दें, उस हल्के से बाहर निकल जाएं, लेकिन उनको समझ नहीं आई। वो जब असला लेके जा रहे थे तो अपनी फैमिली से पूछ के जा रहे थे। अब अगर फैमिली आके बोल रही है कि जी औरों की भी फैमिलीज होती हैं, क्या खुर्शीद शाह की फैमिली नहीं है, क्या दूसरे हमारे मेंबरान की सारी फैमिली बातें नहीं अपनी है? जगह हैं, ये उनकी भी सारी तो बातें families अगर है ना, अपनी जगह, जिनको आप पकड़ के डॉक्टर अरेस्ट साहब, कर लेते हैं, इनको अगर हम मान भी ले, इनको हम मान भी ले। और दूसरी बात, एक बात नादिया नहीं, मुझे एक बात करने दे, एक बात करने दे, मुझे एक बात करने दे, उसके बाद आप जरूर कीजिएगा। मेरी बात मुकम्मल होने दे। लियाकत जतोई साहब का ताल्लुक तो पीपल्स पार्टी से नहीं है ना। वो खुद कह रहे हैं कि अलीम आदिल शेख जो है वो सोलो फ्लाइट करते हैं। अच्छा, चलिए। वो खुद कह रहे हैं कि 35 करोड़ रुपए दे के सेनेट की टिकट जो है वो अबड़ो साहब को दी गई है। अब आप इतने लोगों की मिसालें देंगे तो एक मिसाल मेरी बनती है। नवाब मोहम्मद तैमूर तालपुर साहब, डॉक्टर साहबा, ये एमपीए हैं जो कि सिंध असेंबली के, और ये प्रेजेंटली प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं फॉर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। समा चैनल पे कल ये बैठे हुए थे और वहां पर बैठ के उन्होंने कहा कि अलीम आदिल शेख साहब के जुर्म जो उन्होंने किया है वो इतना संगीन है कि इस पे उनको सजाए मौत होनी चाहिए। मतलब ये तो मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, पहली बात तो ये है कि नाज से ये पूछें कि किसी पोलिंग स्टेशन पे असला लेके जाना और नैब के अंदर खरबों रुपए की करप्शन के केसेस होना, क्या दोनों एक जितने जुराइम हैं और एक तरह की सजाएं हैं? कानून ने दोनों के लिए अलग-अलग पैरामीटर्स और कोड ऑफ कंडक्ट रखे हुए हैं। वोटर को खौफजदा कर रहे हैं असला लेकर। ये नहीं है कि सजाए मौत दे दें। नहीं, मैंने नहीं कहा, ये मैं नहीं कह रही। नहीं, मैं वो मैं डॉक्टर साहब को जवाब दे रही हूं। हलीम आदिल शेख को विक्टिमाइज किया जाए। हम ये समझते हैं कि कानून के मुताबिक जिसका जितना जुर्म है उसको उसके मुताबिक सजा दी जाए, उसमें मेरी और आपकी ख्वाहिशात शामिल नहीं होनी चाहिए। अब देखना ये है कि सिंध के अंदर जहां उन्हें पोलिंग के अमल को ख़राब करने के लिए इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उनकी वायलेशन पे गिरफ्तार किया गया, तो वो कौन सी ऐसी वायलेशन है जो अनबेलेबल है? वो कौन सी ऐसी दफात लगा के दहशतगर्दी की उनकी उसमें इंक्लूड की गई? और जिस तरह से वो नाजायज़ असला, दहशतगर्दी, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि पीपल्स पार्टी का अपना जो एक ज़र्फ था और जो उनके अंदर एक जमहूरी कल्चर और रवायात थी, वो बुखलाहट में उन सारी रवायात को खो चुके हैं। और अब उन्हें हलीम आदिल शेख जैसे नडार और जुरतमंद जो पीटीआई के सिपाही हैं उनसे ख़तरात हैं। आप उस वक्त किसी को टारगेट करते हैं, पॉलिटिकली विक्टिमाइज करते हैं जब वो आपके लिए दर्द-ए-सर बना हो। तो आपका वो पॉलिटिकल वर्कर जो सिंध के अंदर हमारे इस वक्त पीटीआई का एक हरावल दस्ते का सिपा सलार है और पीटीआई का सदर होते हुए वो वहाँ पे पीटीआई को मुतहरिक कर रहा है, वो यहाँ पीपल्स पार्टी की जो रवायती थाने और कचहरे की सियासत है उसके सामने वो दान बन के खड़ा है। मुझे जो और इनके असला लेकर मुतारिक करना आपने भी होता है। कहा कानून अपना रास्ता ले, हैंडल करने का ये गैर जमहूरी तरीका है। मैं यही जमहूरी तरीके से उसका मुकाबला करें, गैर जमहूरी तरीके से नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं जरा नाज साहिबा से बात करूँ। नाज साहिबा, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। चले हम आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स बाय कर लेते हैं। कानून ने अपना रास्ता लिया, उन्होंने बहुत दहशतगर्दी की थी, इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ उन पर दफात हो गए, बट स्टिल आपके एक सिटिंग मिनिस्टर सिंध के कह रहे हैं
ऑन नेशनल टीवी देखें, उनको इतना संगीन जुर्म है कि उनको फांसी लगा देनी देखिए चाहिए। मेरी बात सुने नादिया, जो आप मानती हैं? नादिया, आप सपोर्ट करती नादिया हैं? मेरी बात सुने, जो भी कानूनी तौर पे जो ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन है वो लिया जाता है। दूसरी बात ये कि अदालतों ने फैसले जो है वो हमारे एमपीए के कहने के मगर ऊपर नहीं इससे देने। इंतकामी सियासत की नहीं, बू तो आती है ना। हमारे ये मैं आपको बताऊं कि सारा दिन ये पार्लियामेंट में खड़े होके कहते हैं उनको फांसी दे दो, उनको ये कर दो, उनको वो कर दो। इनके वजीर पार्लियामेंट में, इन्होंने तो टॉक शो में कह दिया ना तैमूर तालपुर साहब ने, जिसके ऊपर पूरा शो चल रहा है। लेकिन उन जो पार्लियामेंट में खड़े होके कहते हैं कि इन सबको फांसी दे दो उठा के, इन सबको मार दो, ये कौन सी जबान है? ये कौन सा तरीका है? ये किसने इजाजत दे दी है पीटीआई के मेंबरान को कि आप पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके ऐसी तकारीर करते रहे? हम निकालें, याद दिलाएं इनको। बात ये है कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, लेकिन बात ये है टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, लेकिन बात ये है कि जब आप मुतहर्रिक करना इसको नहीं कहते। इलेक्शन डे में कोई आप कंपेन कर नहीं सकते, 48 आवर्स पहले कंपेन खत्म हो जाती है। आप इलेक्शन डे में पोलिंग स्टेशंस में असले की जोर पे ओपन फायरिंग करते हुए धंधनाते फिरेंगे और आप कहें जी मैं ऑपोजिशन लीडर हूं, तो सॉरी, कानून की वायलेशन। और फिर बात यह है कि जी बड़ा कोई कांटे का मुकाबला हो रहा था, जैसे कि इनका 4000 वोट पड़े इनको वहां से, उसके लिए इतना तमाशा करने की जरूरत क्या थी? इनको पता था इनको शिकस्त होने वाली है, इनको पता था, इनको नादिया हमने नहीं की हाइप क्रिएट। इलेक्शन कमीशन ने जब देखा उस वक्त जब वो उनके जो इल्जामात उस पे गवर्नर सिंह को भी इंटरवीन करना पड़ा, नादिया, जब देखें जब इलेक्शन कमीशन बदलने तक की बात हो गई कि पुलिस वहाँ पे सियासी है। जब इलेक्शन कमीशन ने खुद जो है नोटिस जारी किया कि एक ऑपोजिशन लीडर का काम नहीं बनता कि वो इलेक्शन डे में असरअंदाज करे, हल्के में जाए और वो इस चीज से अपने आप को दूर रखें, तो उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। मैं स्विच करती हूँ। सरफराज बुख्ती साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सरफराज बुख्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सरफराज बुख्ती साहब, यहाँ पर हम अभी फिलहाल किसी और चीज को डिस्कस कर रहे थे, बट लेट मी कम बैक टू माय एक्चुअल टॉपिक, जो कि सेनेट का इलेक्शन। खासकर आपको जो रिक्वेस्ट की थी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की, वो इसलिए कि बलूचिस्तान और केपी के ये वो दो सूबे हैं जिसपे सबसे ज्यादा इल्जामात लगते हैं और जिसकी शफाफियत की वजह से, ये लगा होने की वजह से ओपन बैलेटिंग और एक बहस छिड़ गई है, सीक्रेट बैलेटिंग। क्या वजूहात क्या हैं, किस तरह से वहां पर क्यों ये इल्जाम सबसे ज्यादा बलूचिस्तान और उसके बाद केपी के सूबे पर लगते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नादिया। देखें, इलेक्शन माजी जब जिस तरह होते हैं, इसी चीज को तो डिस्करेज करने के लिए आज हमारी पार्टी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस विजन के साथ जुड़ी है कि हमारा जो इलेक्शन है ओपन बैलेट होने चाहिए। तो बैलेट पे जब होंगे, कम से कम जो वोटर्स ने जिन एमपीएस को इलेक्ट करके भेजा है, उनको कम से कम ये अंदाजा तो हो जाएगा, वो एक्सपोज हो जाएगी। देखिए, आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है उसमें कोई सजा नहीं रखी गई है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में डीसीट करने की सजा है, वो सिर्फ 2 जगह पर है। या आप लीडर ऑफ द हाउस चुनने में पार्टी के लाइन से डिफरेंट कर जाते हैं, या फिर मनी बिल की सूरत। इसमें कोई सजा तजवीज नहीं की गई है। इसकी सजा यही है कि लोगों को, इन जमीर फरोख्तों का पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं जो अपना जमीर बेचते हैं और इस तरह की मंडी लगाते हैं और पाकिस्तान की सियासत को बदलते हैं। तो इसी ये पॉजिटिव चीज है। मैं हैरान हूं कि इस पे किसी को एतराज क्या है। सवाल मेरा ये था कि बलूचिस्तान पे सबसे ज्यादा इल्जामात क्यों लगते हैं? देखिए, ये इल्जामात सिर्फ बलूचिस्तान पे नहीं है, हर जगह लगते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीजन माजी में ये रही है कि बलूचिस्तान में कम मेंबर्स के साथ आप इलेक्ट हो जाते हैं सेनेटर। इसी तरह केपी में वो नंबर्स थोड़े से बलूचिस्तान से ज्यादा है, लेकिन पंजाब और सिंध से कम है। तो माइट बी दिस इज द रीजन। अदरवाइज ऐसा कोई, ये जो पॉलिटिकल मुआशरा हमारा पंजाब में है वही बलूचिस्तान में है, जो सिंध में है वही केपी में, हम सब एक जैसे हैं। ये वो सिर्फ रीजन ये हो सकती है कि यहाँ पर मेंबर्स कम चाहिए इलेक्ट होने के लिए, पंजाब में निस्बतन ज्यादा चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहबा, आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में बात हुई और जब दलाल दिए जा रहे थे रज़ा रब्बानी साहब की जानिब से भी, फारूक रेशनाई साहब की जानिब से भी, तो बारहा यही जिक्र किया गया कि जो आइन कहता है, आर्टिकल 226 का उन्होंने हवाला दिया और किसी सूरत उन्होंने कहा कि ये अलाउ नहीं करता जब तक तरमीम या आइनी तरमीम इस पर ना हो। अभी मैंने मालूम किया था कि जो अभी जो सेशन हो रहा है उसमें भी एजेंडा पर है वही बिल जिसकी कॉपीज को फाड़ के फेंक दिया गया था। आज हमने जो हारमोनी की बात की, नाज साहिबा ने भी कहा कि इसको अगर मुमकिन बनाए तो फिर ताउन करने पे किसी को हर्ज नहीं है। अब जरूरत यह है कि इसको, इस नामुमकिन चीज को मुमकिन कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा?
देखिए नादिया, चूँकि ये कौमी अहमियत और ज़रूरत का बिल है, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से बारीक बीनी से दोनों अतराफ़ का मौक़िफ़ सुन के एक ऐसा कंसेंसस लाना चाहती है जिस पे अपोजिशन और हुकूमत मुत्तफ़िक हूँ और वंस फॉर ऑल इस मसले का हल निकले। इसमें तो कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लेजिस्लेशन के हवाले से उसकी वजाहत करती है, लेजिस्लेशन नहीं कर सकती, और लेजिस्लेशन करने का फोरम पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट के अंदर जो है अगर हम एक दूसरे के गिरेबान पकड़ेंगे और एक ऐसा कौमी मफाद का इशू उसको मुतनाज़ा बनाएंगे और ओपन बैलेटिंग की बजाय हम सीक्रेट वोटिंग को तरजीह देंगे, और सीक्रेट वोटिंग इसलिए कि पीपल्स पार्टी को उससे फ़ायदा पहुंच सकता है और पीपल्स पार्टी के ब्रीफ केस और चमक की सियासत जो है वो उसको बेहतर सीटें दिलवा सकती है। तो ये सोच जो है पहले तो इसी की नफ़ी करनी है। चूँकि आप देखें कि आपने नेशनल काज को ज़िंदा रखना है या अपनी ज़ात को, जब तक आप अपनी ज़ात की नफ़ी नहीं करते नेशनल काज सुप्रीम नहीं हो सकती। तो नेशनल काज ये है कि उस वोट की सुपरमेसी इंश्योर हो थ्रू द सुपरमेसी ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन को सुप्रीम बनाना है तो आपको वहाँ लोगों की खरीदो फरोख्त को रोकना है। आपने वहाँ मंडियाँ लगा के ज़मीरों के जो सौदागर हैं उनको आपने हाथ डालना है, और ये होता रहा और हर इलेक्शन में होता है। और इलेक्शन के बाद हम उंगलियां उठाते हैं, वावेला करते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन उससे पहले हम पेशबंदी नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन से पहले अपोजिशन के कोर्ट में ये बाल फेंकी है और इनको एक ऑप्शन दिया, एक अल्टरनेटिव लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट बिल लेके आए हम, और हमारी अब भी ये ख्वाहिश है कि अपोजिशन हमारे साथ बैठे। ये किसी एक हुकूमत का मसला नहीं है, कानून साजी कभी भी किसी एक हुकूमत के लिए नहीं होती। ये आपकी years to come और फ्यूचरिस्टिक विजनरी एक स्ट्रेटजी और रोड मैप होता है। तो ये मत समझे कि ये इस हुकूमत की लेजिस्लेशन है, ये देखें कि ये इस पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन है, और इस पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन जो है इसने आने वाली हुकूमतों के लिए भी बहुत अच्छी बात है, पैदा करनी है। लेकिन रूल ऑफ लॉ इंश्योर होना है, ट्रांसपेरेंसी होनी है, और इसमें इनका तावन चाहिए हमें। अच्छा एक सेकेंड, नाज बलोच साहबा मुझे एक बात बताएं, आप लोग बड़े पुरुमीद हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कभी जरदारी साहब से मिल रहे हैं, फिर इत्तलात आई कि और भी मुलाकातें की, फजलुर रहमान साहब से मिल रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं। अगर सीक्रेट बैलेटिंग नहीं होती, ओपन बैलेटिंग हो जाती है या आइडेंटिफाइबल वोट भी पड़ जाता है, तो भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाएंगे? देखिए पहले तो ये मामला तय होना है कि बैलेटिंग होगी कैसे। सीक्रेट बैलेटिंग होगी जो कि आर्टिकल 226 के मुताबिक है, जिसने तय करना है या वहां से जो एडवाइस आएगी। मगर मेरा सवाल ये है कि अगर आप ओपन बैलेटिंग की तरफ जाते हैं और सीक्रेट बैलेटिंग को नो हो जाता है, देखिए तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाएंगे। नादिया बात ये है कि अदम एतमाद के वक्त, मुझे जरा थोड़ा मौका दीजिएगा, अदम एतमाद जब सेनेट में हुआ उस वक्त पीटीआई को याद नहीं आया कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि तब 14 वोट जो है वो इनके हक में ट्रांसफर हो गए थे। उस वक्त तक ये बड़ा अच्छा लग रहा था इनको। तो जितनी पीटीआई की हुकूमत अपने आप को सीधा साबित करने की कोशिश कर रही है, इतनी ये सीधी नहीं है, ये जलेबी की तरह सीधे हैं, कुछ ज़्यादा ही सीधे जो है बनने की कोशिश ये जो कर रहे हैं। बात यह है कि इनको पता है कि अभी शिकस्त इनको चारों सूबों से, बलूचिस्तान से, केपीके से, इवन नौशेरा जहां इनके अपने सीएम रह चुके परवेज खटक साहब, वहां से हार गए, कराची से, सांगड़ से किया रिजल्ट। देखिए बात यह है, मेरे सवाल पे मैं आपको जवाब दे रही हूँ। इसके लिए भी आला ज़र्फ़ी और जुर्रत चाहिए। डॉक्टर साहिबा प्लीज अपनी बारी में बात करें। बात यह है कि सेनेट के इलेक्शंस जो अब होंगे, चाहे वो ओपन बैलेटिंग हो चाहे वो सीक्रेट बैलेटिंग हो, हमें पता है कि लोग अपने जमीर की आवाज सुनेंगे। इनके अपने इत्तेहादी हुकूमत से नाराज पड़े हुए हैं। इनके लोग जब अवाम में जाते हैं तो अवाम इनसे सवाल पूछती है कि 2.5 सालों में तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी और तारीखी गुर्बत जो इस हुकूमत ने मेरा ख्याल है उसके ये जो जमीर है ना, जवाब ये जो जमीर है ना, ये पता नहीं कैसे सिंध में माशाल्लाह से सिंध में दूध की नहरें बह रही हैं। सिंध में हर चीज जो है आवाम को सस्ती मिल रही है। तभी हमें वोट पड़े हैं डॉक्टर साहिबा,
हकूक जो तभी है वो देखिए ना, दस्तयाब है। तभी हमें वोट पड़ा है ना कराची सिंध में। को सांगड़ आपने में पेरिस 20,000 बना ज्यादा दिया, वोट हमें आपको पड़ा, मुबारक हो। सांगड़ में 20,000 वोट हमें ज्यादा पड़ा। आपके वोट कम हो रहे हैं, हमारे वोट बढ़ रहे हैं। जरूर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं कि ज़मीनी इंतखाबात में हम जीत रहे इसलिए हैं, कि आप जरूर जो आप पीटीआई कुछ ट्विस्टिंग गलत कर रही है कि जिस तरह नौशेरा पुलिस से को इस्तेमाल जहां से कर रहे आपके हैं, सीएम के पी हम के वो रहे नहीं कर रहे। वहां से आपको शिकस्त हुई है। तो लेट अस एडमिट द फैक्ट कि आप लोगों ने डिलीवर नहीं किया, चलें। आप लोगों की कॉम्पिटेंस नहीं है, आप लोगों की गवर्नेंस जो है हमने that's the पंजाब most में poor सेंट्रल governance पंजाब we've में ever गेन had। किया है। आप मान लें इस हमारे चीज वोट को। बड़े हैं नाज, दोनों हलकों में ज्यादा वोट पड़े हैं हमें। वोट किसने बढ़े आपको इनके कहा? पंजाब में? आपको अच्छा, अच्छा एक जी सेकंड, जी वो वोट सरफराज बुट्टी साहब जो है वोट इनको कहां से पड़े हैं? जो 20 प्रिजाइडिंग गायब हो गए थे, उनके पास से 80% वोटर टर्नआउट आया है। 20 हकीकत में 30% जो है उनके टर्नआउट था। डाल लें अच्छा, तब भी हम सरफराज जीतते बुट्टी हैं। साहब, Let's not get into that debate। बुट्टी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, जरा सा मुझे उनको मौका देना है। बुट्टी साहब, ये जो बात हो रही थी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाली भी अगर बिलफर्ज ये भी हो जाती है, आप जरा मुझे बताएं कि कैसे, मुझे समझाएं कि वो कौन सी गिदर सिंगी है जिस पर अपोजिशन ये कॉन्फिडेंट है कि यूसुफ रजा गिलानी खड़े होते आते हैं तो उनको ये वोट पड़ जाएंगे, उनके पास इतने नंबर्स तो हैं ही नहीं, तो वो ये मैजिक कैसे होगा? ये मैजिक कैसे ही होगा कि लास्ट टाइम जब 2013 में सेनेट के इलेक्शन हुए थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक एमपीए भी नहीं थे प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलूचिस्तान में, लेकिन उनका एक सेनेटर मुंतखब हो गया था। तो ये देखिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमें इस पे ज्यादा बहस, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। अभी जिस तरह मैडम नाज फरमा रही थी कि वो सेनेट के चेयरमैन के टाइम पे, ठीक है अभी एक पॉजिटिव चीज हो रही है तो ये अच्छी बात है, इसको पॉजिटिव ही लें। और हम चाहते हैं कि अभी देखिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मैं आपको आज बता रहा हूँ कि अपने वो कैंडिडेट लॉन्च कर रही है जो खालिस्तान पॉलिटिकल वर्कर होंगे, जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ जिनकी एफिलिएशन फ्रॉम द डे फर्स्ट होगी और सब मेरे जैसे मिडिल क्लास के लोग होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है सुप्रीम कोर्ट हमें दे देगी जो भी उस पर जजमेंट होगी, या जजमेंट तो नहीं कह सकते, राय देगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने तो मेरे हिसाब से ये अच्छा काम किया है। तो चले जहां गलत काम पे आप क्रिटिसिज्म करते रहे, अगर कोई गलत काम मासवाए एक गलत काम के, ये जो महंगाई है, इस महंगाई के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कोई एक काम मुझे बता दें कि जो गलत हुआ है, जो इम्प्रूव नहीं हुआ है, कौन सा सेक्टर है जो इम्प्रूव नहीं हुआ है। मासवाए इसकी कि ये जो इन्फ्लेशन है, बिकॉज ये इन्होंने आर्जी तौर पे एक मार्केट जो है वो रखी हुई थी डॉलर की, जो ओरिजिनल प्राइस है वो शायद ये है जो आज है, लेकिन वो जो एक कॉस्मेटिक तरीके से इकोनॉमी को इन्होंने संभाला हुआ था इस डार साहब ने अच्छा, और इस तरह उससे पहले, तो वो मेरा ख्याल है कि ये एक प्रॉब्लम है प्राइस हाइक का। लेकिन इस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोग वोट करते हैं। कभी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा सिर्फ 17 सीटों के साथ 96 में सरफराज बुट्टी नेशनल साहब, असेंबली में थी, तो इससे क्या फर्क आपकी पड़ता है, मौजूदगी लोग का वोट फायदा उठाते करेंगे। हुए, बुट्टी साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक सवाल आपसे करना है। मेरे ही प्रोग्राम में बात हुई थी और उसके बाद भी इत्तलात ऐसी ही आई कि पीटीआई ने जिसको पहले सेनेट का टिकट दिया, कोई कादिर साहब करके थे बलूचिस्तान से, और उसके बाद फिर इल्जामात लगे कि इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है और उन्होंने पैसा दिया वगैरह वगैरह, सब इल्जामात लगे। फिर उनसे टिकट वापस ले लिया गया और जब उनसे टिकट वापस लिया तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप ने उनको सेनेट का टिकट दे दिया और सुना है कि इसमें भी कुछ पैसे चले हैं। कितनी सदाकत है इस बात में? बिल्कुल भी आपने नहीं। दिया उसको टिकट? देखिए आपकी बात, देखिए प्लीज लेट मी कंप्लीट, आपकी बात में किसी हद तक सदाकत है और किसी हद तक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने, हम यहाँ पर कोलिशन पार्टनर हैं, हमने मिलके एक कैंडिडेट चुना, उनका नाम अब्दुल कादिर था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे पीछे हट गई, उनके पास ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया, उन्होंने अपने एक वर्कर को आगे किया, और इसी तरह जमातें होती है और यही डेमोक्रेसी है कि जब आप पर आपके वर्कर का प्रेशर आता है तो आप कोई फर्क नहीं पड़ता कि लीडर अपने वर्कर्स की सुन ले, और इमरान खान ने अगर अपने वर्कर की सुनी है, कौन सा गुनाह किया। उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है, आप चेक कर ले, वो इंडिपेंडेंट हैसियत से लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी सिर्फ उतने कैंडिडेट खड़ी करेगी जितना उनके पास मैंडेट है, जनरल सीट्स में 3 और इसी तरह टेक्नोक्रेट में और वुमेन में एक और एक मिनॉरिटी में। सो हम अपने मैंडेट से तजावुज नहीं करेंगे। आप कैंडिडेचर देख लीजिएगा बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, उन लोगों को टिकट्स मिले, मैं बार बार कह रहा हूं, जो मेरी तरह के मिडिल क्लास के लोग। अच्छा, अगर पाकिस्तान ने अपनी सियासत को किसी तरह कमर्शलाइज करना है, अब आप देख लें जो हमारे जनरल इलेक्शंस होते हैं,
पंजाब में बिलखसूस अरबों रुपए खर्च होते हैं, इसी तरह बाकी जगह ठीक है। बलूचिस्तान में भी होते हैं, हर जगह पे होते हैं। अब मेरे जैसा मिडिल क्लास आदमी वो तो फिर पॉलिटिक्स भूल गए, ना वो जनरल इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है, ना वो सेनेट में कंटेस्ट कर सकता है, या हम अपनी पॉलिटिक्स को किस गंद में लेके जा रहे हैं। खुदारा इसको रोकने की कोशिश करें। ये जो पॉजिटिव इसको चीज इसको मेरा ख्याल है यहाँ पर तमाम भी बड़ी मेन स्ट्रीम इनको भी पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म्स को की कहता थोड़ी हूं कि जरूरत है। प्लीज इस अच्छा, पर मदद करें हुकूमत। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जब ये सवाल बारहा कर रही हूँ ना कि अगर आपके पास पूरे नंबर्स नहीं हैं, आपकी सीट्स इतनी नहीं है, तो फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब किस तरह से सेनेट का इलेक्शन जीत सकते हैं? तो इस पे जो बात आती है हमेशा, जो अपोजिशन साइड से आती है, वो आती है कि आपके जो नाराज अरकान है वो अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसला दे देंगे। तो क्या वाकई इतने नाराज अरकान हैं आपके असेंबलीज में, दीगर प्रोविंशियल असेंबलीज में, कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक जब फैसला करेंगे तो कहेंगे जी हम अपनी पार्टी को नहीं बल्कि अपने जो अपोजिशन है यानी जो हरीफ पार्टी है उसको दे दें? नादिया, ये खाम ख्याली है अपोजिशन की, और ये सिर्फ दीवाने के ख्वाब हैं। हकीकत इससे बरक्स है। उसकी वजह ये है कि जितना मर्जी तहफ़्फ़ुज़ात हों, वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी। हम कोई रेजिमेंट नहीं है आर्मी की कि जिसके अंदर वन मैन शो हो और एक ही चेन ऑफ कमांड के अंदर हर बंदा सर हिलाए और फैसले उस चेन ऑफ कमांड के तहत हों। पॉलिटिकल पार्टीज़ में और फ़ौज पाकिस्तान की रेजिमेंट में फ़र्क होता है। इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हर बंदे को आज़ाद राय देने का हक है, और वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी देता है, वो अपनी लीडरशिप से गिले शिकवे भी करता है और अवामी मसाइल को उजागर भी करता है। जी, उसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पार्टी को ज़रूरत होगी, जहाँ पार्टी का जो बयानिया है उसको मजबूत बनाना है, और जहाँ नेशनल काज और पार्टी की जो काज है उसको प्रमोट करना है, तो हमारे मेंबरान जो हैं उससे हट के कोई राय कायम करेंगे। वो सारी चीज़ें, वो सारा प्रोसेस उस वक्त तक है जब तक वो वोट का हक उनके पास नहीं आता। जब उनको बैलेट पेपर मिलना है तो वो ठप्पा जो है वो पीटीआई के उम्मीदवार के हक में लगना है। सवाल यहाँ पर अपोजिशन ये जो है है, दिन में डॉक्टर जो साहबा, ख्वाब सजा के आंखों में बैठी हुई है, इनको ये नहीं पता है कि आपके जो मेंबरान है वो हमारे साथ राब्ते में है, और हुकूमत पंजाब के अंदर बेतहाशा पार्लियामेंटेरियन वजीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत वहाँ भी पे हो रहा है बात ये कर काम। चुके हैं। वो एक सरेआम सेकंड। उनके साथ मिल के मीटिंग्स कर चुके हैं, लेकिन एक हम किसी ऐसे अमल में नहीं जाना चाहते। हम ये कह रहे हैं पंजाब के अंदर आपको हम एक कंसेंसस की तरफ बढ़ते दिखाई देंगे। ख्याल दो कि वो मेंबरान हमें वोट देना भी चाहें तो हम ये चाहेंगे कि जिस जमात की जितनी सीटें हैं एमिकेबली हम उस फार्मूले के तहत बड़ी उसको आइडियल आगे सिचुएशन हो बढ़ाएं, जाएगी। और ताकि ये वो डॉक्टर साहबा, मंडी ना लगे हाँ, और डॉक्टर छांगा साहबा, मांगा की सियासत पंजाब में ना दोहराई जाए। ये बड़ी इसी आइडियल तरह ये सिचुएशन हो जेस्चर जाएगी। दिखाएं। और ये जिस मेरे ख्याल में जमात वही वाली की बात हो जाएगी। जितनी सीटें बनती हैं ठीक वो है, कंसेंसस जो के साथ सुप्रीम वो कोर्ट ले में ले, बार-बार हो रही है तो कि इस बहस को खत्म किया प्रोपोर्शनल जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मैं जो बार-बार बात कर रही थी ऑपोजिशन की, जो इससे इस्लामाबाद की, जिस पे आप लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को सेनेटर बनाने के लिए 159 है अगर पूरे गवर्नमेंट अपोजिशन मिला ले, और जो गवर्नमेंट का फिगर है 183 है। वोट आपको मिलने हैं 171 से सेनेटर मुंतखब हो जाएगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, ये जो आप जमीर के मुताबिक बात करते हैं, तो क्या पार्टियों में इतनी जमहूरियत आ गई है? और अगर बहुत अच्छी बात है कि सब अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसले लेते हैं, क्या पार्टियों में इख्तिलाफ राय की जमहूरियत आ गई है, उनको एक्सेप्ट करने की आ गई है? प्लस उस पर भी अगर आप ये करें तो अगर वाकई इतनी जमहूरियत आ गई है, सेशन में खड़े हो और कहें हमें अपनी पार्टी का ये बंदा मंजूर नहीं है, हम इसको इस दफा वोट नहीं करते, हम उसको वोट करते हैं, इसमें इतनी सीक्रेसी की जरूरत क्या है? नादिया, सिर्फ एक बात मैं इसमें ऐड कर दूं तो नाज उसमें जरूर जवाब दे। देखिए, ये मुनाफकत की बदतरीन मिसाल है कि जिस यूसुफ रजा गिलानी को नाहल करार देने के लिए PMLN जो है वो उनकी क़यादत काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट गई थी, ये कैसा मफाद परस्ती का गठजोड़ है, ये कैसा मुकमकाओ की सियासत के साथ जुड़ा
سیاست عملی میں تو مظاہرہ چلتا ہے یہ ڈاکٹر اسی صاحبہ، یوسف آپ رضا بہت گیلانی پرانی جو سیاستدان ہیں، آپ سب اب یہ سمجھتی ہیں۔ نامینیٹ کر رہے ہیں، چلیں، میرا اس ٹائم کا میں مطلب ناصر یہ ہوا کہ ناصر اپنے مفاد کے لیے جی حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کا بھی پورا وقت لے لیتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے، مجھے آپ یہ بتائیے کہ اخلاقیات کی جو باتیں ہیں نا سیاست میں، جو ہمیں بتاتے ہیں اخلاقیات ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے اخلاقیات، لیکن یہ بھی تو سب کو پتا ہے کہ جس کو چپراسی نہیں بنانا تھا وزیر اعظم صاحب نے ان کو وزیر داخلہ بنا دیا. جن کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا کرتے تھے، آج ان کے ساتھ مل کے پنجاب میں حکومت بھی تو بنائی ہے. تو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ کس نے کیا کیا کب. آج پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر ایک ہو کر یوسف رضا گیلانی صاحب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ایک ہو کر ان کو ایک متفقہ ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اپنے ممبران جو ہے، ان کے اپنے ممبران آ کر بتا رہے ہیں ہمیں کہ ہم نے حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں کرنا. یہ تو ان کو سرپرائز ملے گا جب الیکشن ہوگا. They will get the surprise that day. کون لوگ ہیں جن کے بارے میں سپریم کورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ نوٹوں کے میں بتا رہی بکسے لے لے کے بیٹھے ہوئے؟ میں بتا رہی ہوں وہ وہی شاید ہیں جن کے لیے لیاقت جتوئی صاحب نے آج سرپرائز کی بات آئی تو حکومت کے پاس زیادہ اچھے سرپرائز ہے. 35 کروڑ لیاقت جتوئی صاحب نے کہا کہ ٹکٹ لینے کے لیے ابڑو صاحب کے نے دیے 35 کروڑ روپے. یہ تو لیاقت جتوئی کہہ رہے الزام لگا رہے ہیں، ان کے اپنے لیاقت جتوئی ہیں بھائی، وہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں. تو جو ٹکٹ لینے میں خرید و فروخت 35 کروڑ کی ہوئی ہے تو ان کو کر لینے دے جو کرنا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اتحادیوں کا اتنا بڑا ایک ٹبر اور جو الیکٹیبلز کا ٹبر ان کے ساتھ شامل ہو چکا ہے نا، یہ وہی صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلنی تھی، لیکن ہوا یہ کہ رستے میں جب آخری سٹاپ آیا انہوں نے سب کو شامل کر دیا جن کے خلاف اس سے چلنا تھا، جن کے خلاف انہوں نے چلنا تھا. وہ جو الیکٹیبلز ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے. وہ کل کسی پارٹی میں تھے، اس سے پہلے کسی پارٹی میں تھے اور کئیوں پارٹی چھوڑ کے آج پی ٹی آئی میں آئے ہیں. لیکن آج جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ ان کے حلقے کے کام ہو رہے ہیں، نہ ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں، دونوں جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ مسائل حل ہو رہے ہیں. دوسری پارٹیز میں تھیں، ٹھیک ہے، ایک پیپلز پارٹی میں تھی اور ایک پی ٹی آئی میں تھی. ایگزیکٹلی. نہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کم سے کم میں بتا دوں کم سے کم ہم عمر ایوب کی طرح نہیں ہیں بھائی، ہر دور حکومت میں وزارت بھی لیں اور پھر بیٹھ کر ان کو گالیاں دیں. میں ایک بات جانتی ہوں، ہم ان کی طرح نہیں ہیں جو ہر دور میں مطابق فیصلہ کرنا ہے وزیر رہتے ہیں پھر گالیاں بھی دیتے ہیں. پھر وہ اوپن آپ نہ کہا کریں یہ، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ بھی کافی سفر طے کرنے ہیں. اچھا کسے کہہ رہی ہیں یہ ڈاکٹر صاحبہ، کسے کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے تو کوئی سفر آپ کی سفر رہتے ہیں، آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نہ کہا کریں دیکھیں حقیقت پسند ہو کے بات کرنا چاہیے. ریئلسٹک بات یہ رہی کہ اس وقت حکومت کے اپنے بینچز میں بیٹھے ہوئے لوگ ان سے ناراض ہیں اور وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں کرنا کیونکہ حفیظ شیخ کا تعلق پی ٹی آئی سے پنجاب میں بھی نہیں ہے. یہ کلیمز ہو رہے ہیں، وفاق میں بھی یہ کلیمز ہو رہے ہیں. یہ کلیئرٹی ہوگی جب سینٹ کا الیکشن ہوگا. لیکن بگٹی صاحب جو عدالتوں میں بات ہوئی کہ کوئی ایسا طریقہ جس میں سیکریسی بھی قائم رہے اور پتہ چلانے پر پتہ چلایا بھی جا سکے. دوسری بات، اگر واقعی اتنے جمہوری رویے ہیں اور ضمیر اتنا جاگ جاتا ہے تو پھر اوپنلی جاگے نا، اتنی کرے جو کہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے مجھے آپ سے اختلاف ہے، میں آپ کو نہیں اس کو ووٹ دے رہا ہوں. برداشت ہوگا پارٹیز کے اندر؟ سے آپ سوال کریے نادیہ. جی بگٹی صاحب. ایک تو خواتین کے ساتھ پروگرام کرنا بڑا مشکل ہے ڈاکٹر صاحب، اور آپ اکیلے حضرت ہیں. گھر کا ماحول لگ رہا تھا. بہرحال دیکھیں بات اتنی ہے کہ دور بیٹھی ہوئی ہوں، آپ کا کافی پریکٹس ہوگی گھر میں. ذاتی معاملات ڈسکس نہ کیے جائیں. جی ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں بات اتنی ہے، گھر کے ستائے ہوئے آج پی ٹی وی میں بھی ان کو متاثرین میں شامل ہو گئے. یہ وومن رائٹس پہ تو بات ہوتی ہے، میں تو کہتا ہوں مین رائٹس پہ کبھی بات ہونی چاہیے. بہرحال کمنگ ٹو دا پوائنٹ، دیکھیں اس آرڈیننس پہ پرائم منسٹر نے اور حکومت نے، پریزیڈنٹ نے جو آرڈیننس دیا ہے، آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کی باٹم لائن کو، کہ ضمیر کو زندہ رکھا گیا ہے. اگر کوئی ضمیر کے مطابق ووٹ دے رہے اس کی سزا تجویز نہیں کی گئی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ویلڈ پوائنٹ ہے. اگر اس کی سزا بھی آرڈیننس میں تجویز ہوتی کہ وہ ڈی سیٹ ہو جاتا یا کچھ اور ہو جاتا، وہ چیز نہیں ہے. اس میں صرف یہ ہو رہا ہے کہ آپ ضمیر کے مطابق ووٹ دیں، لیکن اپنی لیڈرشپ کو جسٹیفیکیشن ضرور دیں کہ جی یہ آپ کا کینڈیڈیچر ٹھیک نہیں تھا، یہ میں نے اس لیے فلانے صاحب کو ووٹ دیا فلانے کو نہیں دیے، تو وہ جسٹیفیکیشن مل جائے گی. اور یہ اوپن بیلٹ تو اس طرح ہے
کہ وہ प्रेसिडेंट को ये अख्तियार दिया गया पार्टी के कि वो मालूम कर ले कि मेरे फलाने मेंबर ने क्या काम किया, और अगर वो जमीर के मुताबिक करे तो वो जस्टिफाई कर दे अपने प्रेसिडेंट को कि जी मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि इस वजह से मैंने वोट नहीं दिया। Exactly, this is my point. Anyways, thank you very much सरफराज बुगटी साहब, डॉक्टर फिरदौस शेख अवान साहिबा, नाज़ बलोच साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बात यही है कि जो सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा तरीक़ेकार जिसमें सीक्रेसी भी कायम रहे, लेकिन अगर पता चलाना चाहे तो वो पता भी चलाया जा सके। और उम्मीद है कि अगले 1 से 2 दिन में इंदिया दिया है कि इस केस को निपटा देंगे, क्योंकि इलेक्शन की डेट अब बड़ी करीब आ गई है। तो लेट्स सी कि क्या चीज़ें सामने आती है, लेकिन उम्मीद है जो भी होगा वो उसमें कम अज़ कम शफाफियत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।